तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी एस्केपर के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो हमारा जुनची अपनी तलवार को उठाता है और मास्टर युन को मारने लगता है। जैसे वो मास्टर युन को मारने लगता है, यंग मिस बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी के साथ ही केव गिरना शुरू हो जाती है। केव के ऊपर से पत्थर जो होते हैं वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये केव तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर गिरने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जैसी वो केव वहाँ पर गिर रही होती है, इसी के साथ ही ऊपर से लाइटनिंग भी गिरना शुरू हो जाती है, यानी कि आसमान के ऊपर से थंडर लाइटनिंग नीचे की तरफ गिरती है। जी सभी लोग कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से लाइटनिंग कहाँ से आ रही है, केव के अंदर से लाइटनिंग कहीं से निकल आई है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। एक बड़ा सा पत्थर हमारी यंग मिस की तरफ आगे बढ़ता है, वो यंग मिस के ऊपर जाकर गिरने लगता है। तो यंग मिस कहती है यहाँ पर अचानक से ये हीमनली लाइटनिंग कहाँ से आ रही है, ये तो हीमनली लाइटनिंग है, तो ये हम सभी के ऊपर पड़ने वाली है। जबकि जो उसके अपने फैमिली डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग उसकी तरफ देखकर चिल्लाकर उसे कहते हैं यंग मिस प्लीज वहां पर से हटो। जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है, उस पत्थर को तोड़ देता है और साथ ही इसको कैच करता है और उसे उठाकर वहां पर साइड के ऊपर ले आता है। उसे जंप करते हुए साइड के ऊपर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं वो कमीना कहीं का हमारे यंग मिस को उठाकर वहां पर से जा रहा है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। जाकर उस कमीने को पकड़ते हैं। हम उस कमीने जुनची को यहाँ पर से अपनी यंग मिस को लेकर जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जबकि हमारा जुनची जो होता है वो यंग मिस को उठाकर आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो उसे पत्थर गिरने से बचा सके। यंग मिस भी से पूछती है कि लड़के तुमने यहाँ पर मेरी जान क्यों बचाई है, तो हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं, हम तुम्हें यहाँ पर मारना चाहते हैं। तुम्हारा जुनची उसे कहता है कि ये तो एक बहुत सी नॉर्मल सी बात है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो मैं तो यहाँ पर तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है। तो यंग मिस उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। जबकि हमारा जुनची उसे उठाकर बाहर निकल आता है। जैसे हमारा जुनची टेम्पल के अंदर से बाहर निकलता है उसी वक्त अंकल वहाँ पर सामने खड़े होते हैं। वो कहते हैं लड़के तुम कहाँ पर जा रहे हो, यहीं पर रुक जाओ, मेरा बेटा कहाँ पर है। तुम्हारा जुनची से कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को ढूंढ रहे हो तो फिर तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो क्योंकि तुम्हारा बेटा एक बहुत ही बेकार इंसान था, वो बहुत ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से वो मारा गया, वो बेवकूफ था, इसी वजह से मारा गया है। जुनची साथ उसे कहता है कि अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और मारा जुनची यंग मिस को लेकर जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ जाता है। जबकि अंकल शेंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की, मेरा बेटा बेवकूफ था, खुद ही मारा गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुमने मेरे बेटे को मारा, अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब तुमने मेरे बेटे को मारा है। वो जुनची को मारने के लिए अपनी तलवार लेकर उसके पीछे भागते हैं। जबकि हमारा जुनची सीढ़ियां चढ़ते हुए बाहर की तरफ निकल रहा होता है। उसी वक्त आसमान के ऊपर लाइटनिंग को भी दिखाते हैं। शेंग जैसे अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाकर जुनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। आसमान के ऊपर से ठंडा लाइटनिंग उसकी तलवार के साथ टकराती है और वहां पर उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है। वो चिल्लाकर कहता है ये लाइटनिंग कहाँ से चली आई, और बेचारा अंकल शेंग जो होता है वो सीमली लाइटनिंग से स्ट्राइक होने के बाद वहां पर जल जाता है और वहीं पर गिरकर शायद मार गया है। ये सभी लोग जब वहां से बाहर निकलते हैं और बाहर आने के बाद वो शेंग को देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या, ये तो जैन शेंग है, जैन शेंग के ऊपर लाइटनिंग पड़ी है। अंकल जैन उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर शेंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि अपनी यंग मिस के बारे में सोचना चाहिए, चलो जल्दी से जाओ, जाकर उस लड़के को ढूंढो ताकि हम लोग अपनी यंग मिस को बचा सके। और हमारा जुनची टेम्पल के अंदर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद वो नीचे की तरफ देखता है अंकल शेंग की तरफ और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने ज्यादा आकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम वहाँ पर खुद मरे पड़े हो। तो हिमालय लाइटनिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हिमालय लाइटनिंग अभी भी इनके ऊपर गिर रही होती है। जबकि हमारा जुनची यंग मिस को उठाकर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और उसे बचा रहा होता है। तो ये दोनों वहां पर से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनके ऊपर भी एक लाइटनिंग बोल्ट गिरता है जिससे ये दोनों ही गिर जाते हैं। हमारा जुनची और यंग मिस दोनों वहां पर धड़ाम करके ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और गिरने के बाद सीन कुछ ऐसा होता है कि हमारा जुनची नीचे होता है जबकि यंग मिस उसके ऊपर बैठी होती है। यंग मिस ऊपर बैठी चिल्ला रही होती है और कहती है मुझे बहुत सा दर्द हो रही है। जबकि हमारा जुनची उसके बड़े बड़े बूबीज को देखकर वहां पर लार टपका रहा होता है और उसे कहता है यहीं पर बैठी रहो, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जबकि यंग मिस उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है ठरकी कहीं कि हम लोग किस सिचुएशन में हैं, ऐसी सिचुएशन में तुम यहाँ पर इस बारे में कैसे सोच सकते हो, तुम्हें अभी भी यहाँ पर ठगपना सूझ रहा है। तो देखते ही देखते वो हिमालय लाइटनिंग उस पूरे के पूरे पैलेस को बर्बाद कर देती है। उस पैलेस के ऊपर तो क्या आसपास की यून फैमिली के जो घर होते हैं उनके ऊपर भी ठंडर लाइटनिंग गिर रही होती है क्योंकि आसमान वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से नाराज है, हीवन नाराज है, जिसकी वजह से हिमालय लाइटनिंग इन सभी के ऊपर गिर रही है। तो यंग मिस ये देखने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जैन फैमिली अब सब खत्म होने वाली है। जुनची से कहता है कि तुम पागल तो नहीं होगी, चलो जल्दी से यहाँ पर आकर इस पत्थर के पीछे छुप जाओ, अगर तुम वहाँ पर खड़ी रही तो ठंडर लाइटनिंग तुम्हारे पर गिरेगी, अगर तुम मेरे पास आकर छुप जाती हो तो फिर तुम सेफ रहोगी क्योंकि मैं एक बहुत ही लकी इंसान हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारे पर लाइटनिंग नहीं गिरेगी। जुनची भी उससे बात ही कर रहा होता है कि उसी वक्त लाइटनिंग उसके पीछे आकर गिरती है। तुम्हारा जुनची इस बात से बहुत सा घबरा जाता है, फिर साथ ही पीछे की तरफ घूमता और कहता है ग्रैंडपा लाइटनिंग
लाइटनिंग ये आप क्या कर रहे हो, आप मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो, मैं तो लकी हूँ। लाइटनिंग कहाँ हमारे जुंची की बात सुनने वाली है। लाइटनिंग बोल्ट जो होता है वो जुंची का पीछा करता है, जबकि हमारा जुंची वहां से भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है मेरी वाइफ मुझे बचा लो, लेकिन वो भागता हुआ वाइफ के पास नहीं पहुंच पाता और थंडर लाइटनिंग उसके ऊपर हिट होती है, जिससे उसे वहां पर एक जबरदस्त जोर का झटका लगता है। इसी जोर के झटके के साथ ही हमारा जुंची वहीं पर नीचे गिर जाता है। जैसे वो गिरता हुआ चिल्लाकर कहता है मेरी वाइफ कहाँ पर हो, मुझे आकर बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। वाइफ भागती हुई उसके पास आती है, आकर बैठ जाती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो जुंची, क्या तुम ठीक हो। वो जुंची को हिला रही होती है। तुम्हारा जुंची उसी वक्त उठकर बैठ जाता है, बिल्कुल सही सलामत होता है। हमारा जुंची कहता है ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लाइटनिंग गिरने से मुझे यहाँ पर कुछ तो नुकसान होना चाहिए था। फिर साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है, हंसते हुए कहता है तो मतलब यह है कि मैं सन ऑफ हीवन हूँ, यहाँ तक कि लाइटनिंग मुझे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये हीवनली लाइटनिंग चाहे कुछ भी हो, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो इसी के साथ ही फिर से लाइटनिंग बोल्ट हमारे चुंची के पास आकर गिरते हैं, लेकिन इस बार हमारा चुंची पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसे पता है कि थंडर लाइटनिंग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो वो थंडर लाइटनिंग बार बार उसके ऊपर गिरती है, लेकिन हमारा चुंची वहाँ पर बड़े मजे के साथ लाइटनिंग के अंदर खड़ा होता है। ये देखने के बाद यंग मिस सोच रही होती है ये क्या, ये लड़का यहाँ पर लाइटनिंग से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हो रहा, तो मतलब यह है कि इसकी बॉडी जो है ये लाइटनिंग को कंडक्ट कर रही है। तो इसी के साथ ही वो कहती है हो सकता है कि ये मेरी मदद कर सके। इसी के साथ ही मिस वहाँ पर नौटंकी करना स्टार्ट करती है, वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तुम्हारा चुंची जो पीछे लाइटनिंग को फेस कर रहा था वो वहीं पर उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ। यंग मिस हमारे चुंची से कहती है चुंची मैं यहाँ पर तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी फैमिली को बचा लो, जैन फैमिली को बचा लो। तुम्हारा चुंची उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे होते हैं। ये देखकर चुंची कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो। तो यंग मिस उसे कहती है मैं वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, और साथ ही वो अपनी चेस्ट के ऊपर से कपड़े हटाती है और उसे कहती है अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करना चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी फैमिली को बचाना होगा। चुंची जल्दी से आगे बढ़ता है, जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा ठरकी इंसान भी नहीं हूँ। यंग मिस को भी इस बात से झटका लगता है कि ये तो एक अच्छा इंसान है। तुम्हारा चुंची सामने लाइटनिंग की तरफ अपना मुंह करता है और कहता है यहाँ पर वैसे तो कोई भी रिस्क नहीं लेता, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे कहा और तुम मेरी वाइफ हो तो और तुमने मेरी मदद भी की है, तो फिर अपनी वाइफ के लिए मुझे यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। मैं तुम्हारी फैमिली के लोगों को बचाऊंगा। चुंची जल्दी से भागता हुआ लाइटनिंग के अंदर चला जाता है ताकि जाकर उसकी फैमिली को बचा सके। तो वो जल्दी से लाइटनिंग के अंदर चला जाता है ताकि वापस उस टेंपल में जा सके। तो रास्ते में अभी भी लाइटनिंग उसके ऊपर गिर रही होती है। वो हंसते हुए लाइटनिंग से कहता है कि ये बिल्कुल बेकार है, मेरे पर और ज्यादा अटैक्स करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। हमारा चुंची उस लाइटनिंग को फेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि जैन फैमिली के स्टूडेंट्स कहते हैं लगता है कि इस बेचारे लड़के के ऊपर इतनी सारी लाइटनिंग गिरी है कि ये पागल हो चुका है, ये पागलों की तरह किस तरह बातें करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये वहां पर जा रहा है जहाँ पर लाइटनिंग बहुत ज्यादा है। चुंची उन सभी लड़कों को पार करते हुए आगे चला जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो वहां पर उसे बहुत से जबरदस्त एनर्जी फ्लो महसूस होता है। तो काफी पावरफुल एनर्जी फ्लो होता है जो कल्टीवेटर रिलीज कर रहा होता है। तो हमारा चुंची कहता है कि ये क्या, ये तो किसी कल्टीवेटर की पावर लगती है। तो जैसे ही वहां पर उस पावर को डिफेंड करता है, सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक लड़की होती है, एक लड़की जो कि वहां पर उस थंडर लाइटनिंग को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है। तो हमारा चुंची इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है, जबकि वो लड़की वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है, अपनी पावर्स के साथ एक ड्रैगन बनाती है, एनर्जी के ड्रैगन के साथ लाइटनिंग को ब्लॉक करते हैं, वहां पर रास्ता ओपन करने की कोशिश करती है कि उस हिमालय थंडर लाइटनिंग में से निकलकर बाहर जा सके, वो वहां से जा सके। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है उसी के साथ ही लाइटनिंग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जबकि जान फैमिली के दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं। उन्हें आसमान के ऊपर अब यहाँ पर एक कल्टीवेटर की फायर पावर दिखाई दे रही होती है। हमारा चुंची भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो लड़की जो होती है वो जाकर भी उस बैरियर के अंदर एक पोर्टल को ओपन नहीं कर पाती, यानी कि वो वहां पर से बिजली को नहीं हटा पाती। और उस बेचारी की बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट के ऊपर से थोड़े बहुत कपड़े फट जाते हैं। और हमारा चुंची उसे देखने के बाद लार टपकाते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये लड़की कौन है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा चुंची जुन फैमिली को बचाने के लिए जब लाइटनिंग के अंदर चला जाता है, उस पैलेस के अंदर वापस जाता है, वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि वहां पर एक लड़की है, एक लड़की जो कि वहां पर अपने आप को लाइटनिंग से बचाने की कोशिश कर रही होती है, वहां पर लाइटनिंग के अंदर से अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रही होती है। तो हमारा चुंची जो होता है उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि खूबसूरत लड़की तुम कौन हो, जहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़की वहां पर हमारे चुंची को देखकर काफी ज्यादा हैरान
हैरान हो रही होती है और कहती है ये क्या हुआ। आसमान के ऊपर से हिमालय लाइटनिंग गिरी है, लेकिन ये लड़का हिमालय लाइटनिंग से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये लाइटनिंग को फेस कर सकता है। तो महाशुंची कहता है कि तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। मेरा नाम, जहाँ पर महाशुंची जैसे से अपना नाम बताने लगता है। इसी के साथ ही वो लड़की अभी भी सोच रही होती है मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मुझे इस लड़के को इस्तेमाल करना होगा। और वो जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर महाशुंची के गले लग जाती है। महाशुंची इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है ये क्या हुआ। मैं तो यहाँ पर इस लड़की से पूछ रहा हूँ कि ये कौन है और ये अपना नाम बताए, लेकिन ये लड़की तो यहाँ पर मेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रही है। ऐसी वो लड़की उसके साथ चिपकती है। आसमान के ऊपर से फिर से हिमालय ट्रैबुलेशंस ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं। तो ये ट्रैबुलेशंस जो होती हैं सीधी महाशुंची की बॉडी के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो लड़की जानबूझकर ये सब कुछ कर रही होती है। तो पीछे वाली साइड से जैसी वो लाइटिंग महाशुंची की बॉडी के साथ टकराती है, महाशुंची चिल्लाकर कहता है मुझे तो लगा था कि एक लड़की यहाँ पर मुझे हक कर रही है, लेकिन ये लड़की तो यहाँ पर मेरा फायदा उठा रही है, यानी कि ये मेरी लाइटनिंग के कंडक्टिंग बॉडी को यूज कर रही है। वो जो लाइटनिंग होती है महाशुंची उसको फेस तो कर सकता है, यानी कि वो लाइटनिंग महाशुंची को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसकी बॉडी के आर पार जा सकती है। वहां पर बहुत सारी लाइटनिंग होती है। जब वो लाइटनिंग की हद पूरी हो जाती है तो वो शुंची की बॉडी के आर पार चली जाती है। इसकी वजह से उस लड़की को एक झटका लगता है और वो लड़की उड़ती हुई पीछे जाकर गिरती है और कहती है ये क्या, ये लड़का तो कंप्लीट लाइटनिंग को ब्लॉक करने में फेल हो गया। लड़की ग्राउंड के ऊपर गिरती है तो महाशुंची भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है खूबसूरत लड़की तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। वो जाकर उसे उठाता और कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो उसे कहती है जरा जोर से पकड़ कर रखो, मुझे कस के पकड़ कर रखो ताकि ये लाइटनिंग मेरे पर ना गिरे, तभी मैं बच सकती हूँ। तो महाशुंची लाल टपकाते हुए कहता है जिंदगी में पहली बार कोई लड़की जहाँ पर मुझे ये कह रही है कि मुझे कस कर पकड़ कर रखो, और यहाँ पर मैं इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। तो महाशुंची उसको पकड़ लेता है, जबकि वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। शुंची उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं शुंची तुम्हें आज यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा। फिर से ऊपर से लाइटनिंग गिरना स्टार्ट होती है। महाशुंची उस लड़की को उठा लेता है और उसे उठाकर अपने साथ वहां से बाहर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो शुंची उसे अपने साथ लेकर बाहर जा रहा होता है। तो यहीं पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि लाइटनिंग खत्म हो जाती है, आसमान साफ हो जाता है। तो ये सभी लोग जुन फैमिली के लोग कहते हैं हिमालय लाइटनिंग खत्म हो गया, हम सभी लोग बच गए, हम सभी लोग बच गए। काफी सारे लोग मरे होते हैं लेकिन बहुत सारे ने सर्वाइव कर लिया, यानी कि बहुत सारे लोग बच चुके हैं। यंग मिस जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है, वहां पर जाकर शुंची को ढूंढना स्टार्ट करती है। वो टूटे हुए पैलेस में जाकर शुंची को तलाशती है, लेकिन शुंची वहां पर नहीं होता। इसी के साथ ही शुंची के चीखने की आवाज आती है। शुंची उस यंग मिस को अपने साथ उठाकर वहां से काफी दूर निकल आया और वो लोग वहां पर लाइटनिंग की वजह से बहुत दूर आ चुके हैं। तो वो लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, दोनों रास्ते में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो महाशुंची नीचे की तरफ होता है, महाशुंची कहता है वाट लगी, और वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। शुंची कहता है तो कम से कम मैंने सर्वाइव कर लिया। तो वो ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद बेयरली बचा होता है। इसी के साथ यंग मिस जो होती है वो अपनी तशरीफ लेकर उसके ऊपर गिरती है, उसकी कमर के ऊपर गिरती है, जिससे बेचारे के मुंह से और भी ब्लड निकलता है और कहता है कि अब तो सही वाट लगी है। यंग मिस जो होती है वो जल्दी से अपने कपड़ों की तरफ देखती है और कहती है जी क्या मेरे कपड़े फट गए, अब मैं क्या करूँ। महाशुंची से कहता है कपड़ों के बारे में बाद में सोचना, पहले मेरे ऊपर से अपनी तशरीफ को उठाओ वरना मैं दुनिया से उठ जाऊंगा। यंग मिस जल्दी से जंप करते हुए साइड के पड़ती है और उसे कहती है तुम तो वही लड़की हो ना जिसे मैंने लाइटनिंग के अंदर देखा था, तुम यहाँ पर मेरे नीचे क्या कर रहे हो। तो महाशुंची से कहता है कि हाँ मैं वही लड़का हूँ जिसे तुमने लाइटनिंग के नीचे देखा था, और मैं वही लड़का हूँ जिसे तुम अभी अपनी तशरीफ के नीचे दबा रही थी। महाशुंची से कहता है कि तुम्हारी जान बचाने की खातिर मैंने वहां पर तुम्हारे लिए बहुत सारे थंडरबोल्ट्स खाए हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे थंडरबोल्ट्स थे और तुमने यहाँ पर मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। वो लड़की आगे से और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है, क्योंकि उस बेचारी के कपड़े फटे होते हैं। तो महाशुंची से देखकर उसकी नाक से ब्लड बह रहा होता है। वो कहता है वाह ये तो स्विम सूट बन चुका है और तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। लड़की पीछे की तरफ घूम जाती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आ सकते हो, मुझे कुछ कपड़े चाहिए। तो महाशुंची उसे कहता है कि खूबसूरत लड़की, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जंगल में कोई लड़की घूमती फिरी होगी जिसके पास से मैं कपड़े ले आऊं, या फिर यहाँ पर कोई कपड़े की शॉप होगी, मैं तुम्हारे लिए कपड़े कहाँ से लेकर आऊंगा। इसी के साथ ही वो लड़की महाशुंची के कपड़ों की तरफ देखती है और कहती है तुम अपने कपड़े मुझे दे दो। तो महाशुंची कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अगर तुम मेरे कपड़े पहन लोगी तो फिर मैं क्या पहनूंगा। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे अपने कपड़े दे देता हूँ तो फिर मैं इसकी बॉडी को कैसे देखूंगा। तो यंग मिस वहाँ पर अपने चार्म्स को यूज करते हुए उसे कहती है यंग मास्टर क्या तुम वाकई में इतने ज्यादा जालिम हो कि तुम्हारे सामने एक लड़की यहाँ पर फटे कपड़ों में खड़ी है और तुम उसे अपने कपड़े भी नहीं दोगे। महाशुंची उसके एन्चेंटमेंट में आ जाता है। महाशुंची से कहता है ये किस तरह की डिवाइन स्टार टेक्निक है, क्या तुम यहाँ पर मेरे पास से मेरे कपड़े छीनने के लिए स्पेशल मासूमियत की टेक्निक को यूज करने वाली हो। तो वो उसे कहती है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कोई मासूमियत की
की टेक्निक यूज कर रही हूँ, ये मसमूमियत की टेक्निक नहीं है बल्कि ये मेरे चार्म्स है। तुम्हारा जुंची से कहता है चाचा ठीक है मुझे घूरना बंद करो। उसे कहती है नहीं मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। तुम्हारा जुंची कहता है नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने कपड़े नहीं देने वाला, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हें यहाँ पर अपने कपड़े देकर नंगा बैठ जाऊँ। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो लड़की हमारे जुंची के कपड़े पहन रही होती है जबकि हमारा जुंची वहाँ पर नंगू पंगू होकर बैठा होता है। तो वहां पर अपने कपड़े सेटल करने के बाद हमारा जुंची उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और वहां पर तुम क्या कर रही थी और लाइटनिंग तुम्हारे पर क्यों पड़ रही थी। तो वो लड़की हमारे जुंची को अपना नाम बताती है। वो उसे कहती है कि मेरा नाम ज़्यू जैन है। तो ज़्यू जैन हमारे जुंची को बताती है कि वो वहां पर क्या करने के लिए आई थी। वो उसे कहती है कि मैं वहां पर से कुछ खजाना ढूंढने के लिए आई थी, एक स्पेशल ट्रेजर उस डीमन टॉम के अंदर, लेकिन वहां पर एक्सीडेंटली मुझसे एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से हिमालय लाइटनिंग हमारे पर पड़ रही थी। हमारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये जुन फैमिली के इंसेस्ट्रल टॉम को डीमन टॉम कह रही है। ठीक है, साथ ही हमारा जुंची उसे कहता है कि तुम लोग उसे डीमन टॉम क्यों कहते हो, आखिर वहां पर ऐसा क्या है। तो वो उसे कहती है कहा जाता है कि वहां पर एक पियरलेस डीमन को सील किया गया था, इसी वजह से उसे डीमन टॉम कहा जाता है। जुंची कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम वहां पर किस तरह के ट्रेजर को ढूंढ रही थी। अगर तुम वहां पर किसी डीमन टॉम के अंदर से ट्रेजर को ढूंढ रही थी वो बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। तो ज़्यू जैन उसे कहती है वो बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रेजर था, वो एक ह्यूमनली सीक्रेट बुक थी, सुप्रीम ग्रैंड डाओ की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स लिखी हुई थी। तुम्हारा जुंची ये बात सुनने के बाद और भी हैरान होता है। तो फिर साथ हमारा जुंची उसे कहता है तो मुझे ये बताओ कि ह्यूमनली बुक दिखती कैसी थी, बुक वहां पर से तुम लेने के लिए आई थी। तो इसी के साथ ही ज़्यू जैन उसे कहती है कि वो एक शाइनिंग गोल्डन लाइट की एक बुक थी, इसके ऊपर कुछ एंशिएंट रून्स लिखे हुए थे और साथ ही वो एक स्क्रोल की तरह की। जिसमें उसकी बात सुनने के बाद गिनना स्टार्ट करता है। वो कहता है गोल्डन लाइट, हाँ उस स्क्रोल के अंदर से गोल्डन लाइट निकल रही थी, वो एक स्क्रोल था, ये भी ठीक है। और उसके बाद वो कहता है उसके ऊपर एंशिएंट रूइंस है, ये भी ठीक है। इसके साथ ही चलाकर कहता है वो बुक तो मेरे माथे के अंदर चली गई, इसका मतलब यह है कि वो ह्यूमनली ट्रेजर जो है वो मेरे पास है। तो यंग मिस उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के बाद उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ यंग मास्टर, तुम अचानक से अजीब सा बिहेव कर रहे हो। तो माजुंची उसे कहता है नहीं मैं कुछ भी अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा। फिर साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि मुझे जाकर चेक करना होगा, अपने ब्रेन के अंदर जाकर चेक करके आते हैं कि उस हिमालय डाव के अंदर क्या, उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। जुंची उस लड़की से कहता है ज़्यू जैन तुम यहीं पर रुको, मुझे अपनी इंटरनल इंजरीज को हील करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं मेडिटेट करने के लिए बैठने वाला। तो जुंची वहीं पर बैठकर मेडिटेट करना स्टार्ट करता है। जबकि ज़्यू जैन वहीं पर खड़ी होती है, वो जुंची की तरफ देखती है और कहती है ये लड़का पहली बार में देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वाकई में बहुत ज्यादा अजीब भी है। कि हमारा जुंची अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है, वो अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर जाता है जहाँ पर वो हिमालय बुक स्क्रॉल होता है। तो वो उसके पास चला जाता है, जाकर उसको टच करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसको टच करता है तो उसके अंदर से लाइट निकलती है और साथ ही वहाँ पर कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं। जुंची कहता है ये तो वाकई में सुप्रीम गुड फॉर्चून है, हिमालय बुक के अंदर लिखी हुई ये वही टेक्निक्स है, यानी कि इस बुक के अंदर बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स लिखी होंगी। साथ ही वो कहता है क्यों ना मैं इस टेक्निक को यहीं पर ट्राई करूँ। तो उसके अंदर से जो सब टेक्निक मिलती है वो उसको वहीं पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं पर ज़्यू जैन उसके मुंह के पर थप्पड़ मारी होती है और उसे कहती है तुम तो स्पिरिचुअल राम के एक एक्सपर्ट हो, फिर तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअल की को ऑब्जर्व करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। तुम्हारा जुंची से कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। इसी के साथ ही ज़्यू जैन उसे वहां पर बताती है, वो उसे बताती है कि बॉडी को टैम्पर किया जाता है जिसकी वजह से हम लोग आसानी के साथ स्पिरिचुअल की को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे तुम आसपास के पोर पोर के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर सकते हो। हमारे जुंची को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है, एक कान से दूसरे कान से निकल रही होती है। तो हमारी जुंची से कहती है क्या तुम्हें समझ आई, मैंने तुम्हें जो आसान तरीका बताया क्या तुम्हें समझ आया। जुंची कहता है नहीं मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो यंग मिस चिल्लाकर उसका कान खींचते हुए कहती है बेवकूफ कहीं कि मैं जहाँ पर तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें स्पिरिचुअल की को पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करना होगा, पूरी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करोगे तभी तुम स्पिरिचुअल की और अपनी बॉडी को यहाँ पर रेजोनेंस में ला पाओगे। जुंची उसे कहता है इसे अब मुझे समझ आ गई, मैं यहाँ पर बिल्कुल तुम्हारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ही करूंगा। जबकि यंग मिस उसे कहते हैं कि तुम स्पिरिचुअल राम में कैसे पहुंच गए, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम स्पिरिचुअल राम में पहुंचे कैसे हो। तुम्हारा जुंची उसे कहता है क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एस्केपर के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंची के पास जो लड़की होती है मिस ज़्यू जैन, वो हमारे जुंची को बताती है कि कल्टीवेट कैसे किया जाता है। वो उसे बताती है कि अपनी पूरी बॉडी में एब्जॉर्प्शन की को महसूस करो और उसके बाद ही तुम यहाँ पर की को एब्जॉर्ब कर पाओगे, किसी चीज को रिफाइन कर पाओगे। हमारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अब मुझे समझ आ गई, मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ। तो वो उसे कहती है मुझे तो समझ नहीं आ रही, तुम्हें बेसिक्स के बारे में नहीं पता,
था, तुम इतने स्पिरिट्रॉन में कैसे पहुंच गए? तो हमारा जुंची उसे कहता है क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। और इसी के साथ ही हमारी एपिसोड स्टार्ट हो जाती है। तो ज़ूजियान उसे कहती है कि जब मैं स्पिरिचुअल रॉ में पहुंची थी उस वक्त मैंने यहाँ पर 9 रेजोनेंसेस को शो करवाया था। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कम से कम 3 रेजोनेंसेस को तो शो करवा ही सकते हो। तो इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखते हैं तो हमारा जुंची वहाँ पर बैठा कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वहाँ पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है, इसी के साथ ही ज़ूजियान कहती है ये इतना भी बुरा नहीं है, ये तो काफी अच्छा है। फिर साथ ही उसे एक झटका लगता है, वो हैरान होकर चिल्लाकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो 10 रेजोनेंसेस हैं लेकिन 9 तो लिमिट है, तुम 10 तक कैसे पहुंच गए? तुम्हारा शुंची अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही तो बताया है कि मैं एक जीनियस हूँ और जीनियस होने की वजह से मैं ये सब कुछ कर पाता हूँ। तो मिस ज़ूजियान जो होती है वो जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है, शुंची के ऊपर झपट्टा मारती है, वो उसके ऊपर जंप लगाते हुए उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। तो हमारा शुंची उसे कहता है कि मैं शादीशुदा लड़का हूँ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ कुछ गंदा मंदा करना चाहती हो? वो उसे कहती है कि मुझे अपना मास्टर बना लो। तुम्हारा शुंची उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होता है और कहता है क्या मैं तुम्हें अपना मास्टर बना लूं? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? फिर साथ ही वो सोच रहा होता है रिटर्न ऑफ द कॉन्डोर हीरोज के बारे में, जो एक मूवी होती है। वो कहता है ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे सीन होने वाला है जहाँ पर एक टीचर के साथ स्टूडेंट को प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों वो वाला करते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद शर्मा रहा था, जबकि उसी के साथ ही ज़ूजियान उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है पता नहीं तुम यहाँ पर कौन सी गंदी बातें सोच रहे हो, मैं यहाँ पर ऐसा वैसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सीधी मास्टर और डिसाइपल वाली बात कर रही हूँ। तो फिर साथ ही वो से कहती है लगता नहीं है कि हम दोनों यहाँ पर मास्टर डिसाइपल बन पाएंगे, चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर अपने रिश्तेदार बन जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं। तुम्हारा शुंची उसकी टांग पकड़ता है, चमकती हुई आंखों के साथ कहता है कि मुझे ये वाला रोल भी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तो हमेशा से सोचता था कि मेरी भी कोई बिग सिस्टर होती जो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती, इसके बाद हम दोनों में एक नाजायज संबंध होता। तो ये बात सुनने के बाद तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से उसे किक मारती है, कहती है दफा हो जा मुझसे, तुम तो वाकई में एक बहुत ही ठरकी इंसान है, तुम्हें यहाँ पर उसके अलावा और कुछ सोचते ही नहीं है, हर बार गंदी बात करते हो। क्योंकि बेचारा शुंची जो होता है वो चिल्लाता हुआ कहता है मैंने तो यहाँ पर कोई भी गंदी बात नहीं की, बल्कि तुम ही बात को उसी तरफ लेकर जाती हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। तुम्हारा शुंची वहाँ पर घास के ऊपर लेटा अपनी मॉम डैड के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है डैड मॉम मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। साथ ही वो सिस्टर ज़ूजियान से कहता है सिस्टर ज़ूजियान मुझे एक बात तो बताओ, मुझे ये बताओ कि क्या कोई यहाँ पर इस गैलेक्सी को छोड़कर दूसरी गैलेक्सी में जा सकता है? तो ज़ूजियान उसे कहती है हाँ मैंने एक बार सुना है, मैंने एक कहानी सुनी है, वो एक मिथ है, पता नहीं वो सिर्फ एक मिथ है या फिर वाकई में वो सच्ची कहानी है कि कोई ऐसा था जो कि हमारी गैलेक्सी को पार करके दूसरी गैलेक्सी में चला गया था। इस साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहो, कल्टीवेशन करते रहो, एक दिन तुम्हारी कल्टीवेशन इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि तुम इस बारे में सोच सकते हो। तुम्हारा शुंची उसका खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि सिस्टर ज़ूजियान मुझे इस गैलेक्सी को पार करना है, मैं इस गैलेक्सी को पार करके दूसरी गैलेक्सी में जाऊंगा ताकि मैं अपने घर जा सकूं। नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन ये लोग डॉक्स के पास जाते हैं जहाँ पर पानी में एक बड़ी सी शिप खड़ी होती है और ये लोग वहीं पर आसपास घास में छुपे होते हैं। तो वहीं पर छुपे छुपे सिस्टर ज़ूजियान कहती है मुझे लगता है कि ये जो बड़ी सी मर्चेंट शिप है ये हमें कहीं ना कहीं तो लेकर जा सकती है, हमें इस शिप के ऊपर ऑनबोर्ड होना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता कि ये शिप कौन सी बड़ी फैमिली की है। तो हमारा शुंची उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये शिप किन लोगों की है, मुझे बस तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आने हैं, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर इसी तरह तुम्हारे कपड़े नहीं लेकर आया तो तुम्हारे बड़े बड़े बूबीज को देखकर तो मेरी नाक से सारा खून बह जाएगा। और इसी के साथ ही वो भागता हुआ चला जाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। सिस्टर ज़ूजियान उसे कहती है अच्छा फिर ध्यान रखना। एक सीन में तकरीबन आधे घंटे के बाद का दिखाया जाता है। मिस ज़ूजियान झाड़ियों में छुपकर बैठी होती है और वहीं पर बैठी बैठी सोच रही होती है वो लड़का अभी तक वापस नहीं आया, कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। इसी के साथ ही अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है शिप के अंदर से कि कोई चोर है, कोई चोर ठरकी चोर है जो हमारी यंग मिस के कपड़े चोरी कर रहा है। शुंची उसके कपड़े चोरी करके वहां से भागता हुआ आ रहा था, जबकि वो सभी लोग उसके पीछे लगे होते हैं। यंग मिस भी उसके पीछे पीछे होती है तो वो उसके पीछे लगे होते हैं, जबकि हमारा शुंची कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरा पीछा कर सिर्फ और सिर्फ कपड़ों के एक जोड़े के लिए। कि वो सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे थे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारी यंग लेडी ये कपड़े चोरी करने की, हम तुम्हें पकड़ेंगे और उसके बाद नंगा करके मारेंगे। शुंची जो होता है वो सीधा भागता हुआ सिस्टर ज़ूजियान की तरफ आगे बढ़ा होता है, दूर से चिल्लाकर उसे कहता है सिस्टर ज़ूजियान हमें
यहाँ से भागना होगा। जबकि सिस्टर जूजियन कहती है ये बेवकूफ इन सभी को मेरी तरफ लेकर आ रहा है और मुझे मेरा पता चल जाएगा कि मैं भी यहाँ पर छुपी हुई हूँ। जैसे हमारा जुंची भागता वहाँ पर उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही हमारी जुंची को सिस्टर जूजियन पकड़ लेती है और उसे कहती है बेवकूफ कहीं कि तुम उनके शिप के ऊपर से जाकर कपड़े चोरी करके क्यों लाए हो। वो यहाँ पर बड़ी बहन बनने का नाटक कारी होती है। इसके साथ ही वहाँ पर उसे पीटना शुरू करती है और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर से कपड़े भी उतार लेती है, क्योंकि हमारी जुंची लड़कियों के कपड़े पहनकर भाग रहा होता है तो वो उसके कपड़े उतारती है और खुद पहन लेती है और साथ ही उसके कपड़े उसको दे देती है। हमारा जुंची उसे देखता और कहता है वाह सिस्टर जूजियन तुम तो इस ड्रेस में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। सिस्टर जूजियन उसे कहती है जरा अपने आसपास देखो। इसी के साथ ही हमारा जुंची अपने आसपास देखता है तो वो सभी शिप वाले जो लड़के होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा गुस्से में उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जुंची कहता है लगता है कि हम लोग जहाँ पर किसी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तो यंग मिस जो होती है वो गुस्से के साथ उसे कहती है तुम एक परवर्टेड थीफ हो, यानी कि तुम एक बहुत ही ठरकी किस्म के थीफ हो, तुमने हमारी यंग मिस के कपड़े चोरी किए हैं। जबकि हमारा जुंची उसे कहता है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हो लेकिन तुम लोग मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रहे हो। अगर कोई यहाँ पर देखेगा तो वो क्या समझेगा कि मैं कोई चोर हूँ जो इस तरह के गंदे काम करता हूँ और तुम्हारे पास से कोई बहुत ही बड़ा खजाना चोरी कर लिया है। वो लोग उसे कहते हैं लड़के बकवास बंद करो, तुमने हमारे सामने चोरी की और ऊपर से अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि हम तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये लड़की जो होती है जियांग फैमिली की यंग मिस होती है, इसका नाम जियांग जूटोंग होता है। जियांग जूटोंग उसे कहती है मेरे कपड़े चोरी किए हैं, तुम हमारी शिप के ऊपर से मेरे कपड़े चोरी करके और हम सभी ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। तुम्हारा जुंची से कहता है कि मिस मुझे लगता है कि तुम्हें कोई बहुत ही बड़ी गलत फहमी हुई है, ये कपड़े तो मेरी बिग सिस्टर के हैं, क्या तुम देख नहीं रहे मेरी बिग सिस्टर को कितनी अच्छी तरह से फिट आए हैं, ये कपड़े हैं ही मेरी बिग सिस्टर के, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो। जबकि हमारे जुंची के साथ जूजियन भी यही सोच रही होती है जरा देखो तुझे ये लड़का कितनी बेशर्मी के साथ यहाँ पर झूठ बोल रहा है, उनके पास से कपड़े चोरी करने के बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि ये कपड़े हमारे हैं। इसी के साथ ही हमारा जुंची बेचारी की इंसल्ट भी काट देता है। वो यंग मिस जियांग से कहता है जहाँ देखो तो सही ये कपड़े मेरी यंग मिस के चेहरे के साथ कितने ज्यादा सूट करते हैं, जरा अपने चेहरे की तरफ देखो, तुम्हारे चेहरे के साथ ये कपड़े बिल्कुल भी सूट नहीं करते। वहां से यंग मिस जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं बहुत ज्यादा अगली दिखती हूँ। इसी के साथ ही अपने ब्रदर से कहती है ब्रदर प्लीज जल्दी से उस लड़की को मार डालो, ये लड़का यहाँ पर तुम्हारी बहन की इंसल्ट कर रहा है। तो उसका ब्रदर आगे बढ़ता है और उसे कहता है शांत हो जाओ। तो वो जुंची से कहती है लड़के मेरी बहन ने तुम्हें अपनी आंखों के साथ कपड़े चोरी करते हुए देखा है, उसने देखा कि तुम उसके कपड़े चोरी करके भाग रहे थे, क्या तुम यहाँ पर अभी भी इस बात को मना करोगे कि तुमने कपड़े चोरी नहीं किए। तो हमारा जुंची आके से उसे कहता है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बेशर्म हो, तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में मिले हुए हो और मेरे ऊपर इल्जाम लगाई जा रहे हो, ये बात वाकई में सच है। मैं तुम लोगों की शिप के ऊपर गया था लेकिन मैंने कपड़े चोरी नहीं किए, बल्कि ये वाले कपड़े तो मैंने खुद अपने हाथों के साथ सिए हैं, मैंने अपने हाथों के साथ इन कपड़ों को तैयार किया, एक एक टांका मैंने अपने हाथों से लगाया। ये बात सुनने के बाद यंग मिस जियांग चिल्लाकर उसे कहती है ये बहुत बड़ा कमीना बेशर्म है, इसे मार डालो। हमारा जुंची कहता है कि यंग लेडी तुम्हें इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए, तुम एक फैमिली की यंग लेडी हो लेकिन तुम यहाँ पर किस तरह बेशर्मों की तरह चिल्ला रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी नाइस नहीं है। और साथ ही हमारा जुंची अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमने की तरफ उसके ऊपर अटैक करता है। वो यंग मिस के ऊपर अटैक करता है वहीं पर खड़े खड़े, और उसकी जो हवा का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यंग मिस जो होती है बेचारी उड़ती हुई काफी दूर जाकर गिरती है। ये देखने के बाद यंग फैमिली के सभी लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, हमारी यंग मिस देखो जरा एक ही अटैक के साथ किस तरह उड़ती हुई ग्राउंड के ऊपर गिर गई है। ये लड़का तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लगता है काफी ज्यादा पावरफुल लड़का है। जबकि उसका भाई भी यहाँ पर यही सोच रहा होता है, यंग मास्टर जियांग भी यही सोच रहा होता है कि ये लड़का मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल राम में है, यानी कि एक स्पिरिचुअल राम का एक्सपर्ट है। तो इसी के साथ यंग मास्टर जियांग जो होता है हमारे जुंची को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि यंग मास्टर ये तो सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की बात है, अगर तुम कपड़े रखना चाहते हो तुम अपने लिए रख सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यंग मास्टर जियांग ने हमारे जुंची को इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी एस्केपर की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा जुंची कपड़े चोरी करता है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि उसने कपड़े चोरी किए हैं, क्योंकि वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तो दूसरी तरफ से जियांग फैमिली का यंग मास्टर से रिस्पेक्ट देते हुए कहता है यंग मास्टर अगर तुम इन कपड़ों को रखना चाहते हो तुम इन कपड़ों को रख सकते हो, ये कपड़े आज के बाद तुम्हारे हुए। फिर साथ ही उसे कहता है यंग मास्टर अगर तुम हमारे साथ वापस चलो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, हम तुम्हारा एहसान मानेंगे, तुम हमें साथ अपने हमारे साथ
वापस चलो, हम लोग वापस की तरफ जा रहे हैं अपने घर की तरफ। यंग मिस चिल्लाकर उसे कहती है ब्रदर्स तुम क्या कर रहे हो, इस लड़के ने हमारे कपड़े चोरी किए हैं और तुम यहाँ पर इस लड़के को हमारे साथ लेकर जाने की बात कर रहे हो। जबकि उसका भाई जो होता है उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसका मुंह बंद करवाता है और कहते तुम अपनी बकवास बंद करो। के दूसरी तरफ से हमारा जुंजी और इसके साथ साथ जूजैन दोनों इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी और कहते हैं ये फैमिली तो बहुत ज्यादा अजीब है, बहन जहाँ पर चिल्ला रही हो जबकि भाई जहाँ पर चाहता है कि हम लोग उसके साथ वापस जाएं। तो यंग मास्टर जियांग होता है हमारे जुंजी से कहता है कि ब्रदर जरा सोच कर बताओ कि तुम हमारी रिक्वेस्ट के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर सिंसियरली मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मान लेता हूँ। तो यंग मास्टर से कहता है कि तुम वाकई में एक जेंटलमैन हो। जब हमारा जुंजी से कहता है कि हाँ एक जेंटलमैन कभी भी अपने वर्ड से पीछे नहीं हटता और दोनों वहाँ पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं जैसे कि दोनों में यहाँ पर आपस में दोस्ती हो गई हो। जबकि हमारा जुंजी जो होता है वो अपने डेविल से अंदर सोच रहा होता है, वो कहता है लोग आसपास के इलाके से बिल्कुल ही फेमिलियर नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमें इनके साथ जाना चाहिए, ये हमारे लिए गाइड के तौर पर काम करेंगे। जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर जियांग सोच रहा होता है ये लड़का स्पिरिचुअल ड्राम का एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट है, ये अगर हमारे साथ होगा तुझे हमारे लिए बॉडीगार्ड का काम कर सकता है। दोनों यहाँ पर अपने अपने मकसद के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं और दोनों वहाँ पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं कि एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। जबकि दोनों यंग मिसेस जो होती हैं दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती हैं और कहती हैं जरा देखो तो सही, पता नहीं ये इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। ये जो बड़ी सी शिप होती है जियांग फैमिली की होती है, लेकिन इस शिप के ऊपर जियांग फैमिली के अलावा भी 3 फैमिलीज होती है, यानी कि वहाँ पर टोटल 4 फैमिलीज होती है। तो हमारा जुंची जो होता है डॉक के ऊपर खड़ा होता है, यंग मास्टर उसके पास आता है और उसे आकर सारी सिचुएशन बता देता है, वो सारी की सिचुएशन बताता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमारा जुंची उसे कहते हैं कि अगर यहाँ पर शॉर्ट बात की जाए तो वो बात यह है कि तुम यहाँ पर मुझे बॉडीगार्ड के तौर पर अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली का जो स्ट्रॉन्ग पर्सन था वो मर गया, उसके मरने के बाद उसने एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर वापस छोड़ा है, तुम चाहते हो कि उस ट्रेजर को मैं रास्ते में गार्ड करूं ताकि दूसरी फैमिली के लोग उस ट्रेजर के ऊपर कब्जा न कर लें। तो यंग मास्टर जियांग उसे कहता है कि हाँ सारी की सारी बात बिल्कुल ऐसे ही है और अगर तुम ऐसा करते हो और हम लोग सेफली दूसरी जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर कंपनसेट करेंगे। तुम्हारा जुंजी से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने ये कंपनसेट वाली बात पहले क्यों नहीं की। ठीक है मैं राजी हूँ, मैं ये करने को तैयार हूँ। तो इसके बाद यंग मास्टर जियांग हमारे जुंजी को अपने साथ लेकर रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर बाकी की फैमिलीज के लीडर भी बैठे होते हैं। कियान फैमिली का कियान जिनचैंग उसे चिल्लाकर कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से स्पिरिट स्टोन को जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ, उन स्पिरिट स्टोन्स को यहाँ पर लेकर आओ ताकि हम सभी को आपस में डिवाइड कर सकें। तो यंग मास्टर जियांग उसे कहता है कि वो हमारी फैमिली के स्टोन्स है, वो मैं तुम्हें क्यों दूंगा, हमारे मास्टर के मरने के बाद वो स्टोन जो थे वो हमारी जियांग फैमिली के लिए वापस छोड़े गए थे, हम तुम्हें वो स्टोन बिल्कुल भी नहीं देने वाले। इसके साथ ही यंग मास्टर कियान गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जल्दी से वो स्टोन मेरे हवाले कर दो, अगर तुम वो स्टोन मेरे हवाले नहीं करोगे तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इतने आराम से नहीं पूछूंगा। यंग मास्टर जियांग उसे कहता है कि सपने देखना बंद करो, तुम यहाँ पर जाकर मेरे पास से स्टोन्स को नहीं ले सकते। उसी के साथ ही कियान बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है लगता है कि आज तुम यहाँ पर मार खाए बिना बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, तो अब यहाँ पर तुम मेरे हाथों से मरोगे। और इसी के साथ ही अपने 5वें पावर को रिलीज करते हुए मास्टर जियांग के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो यंग मास्टर जियांग के ऊपर अटैक करता है हमारा जुंची उसके सामने आ जाता है और उसके पंच के साथ पंच को टकराता है, दोनों के पंचेस टकराते हैं, जबरदस्त एनर्जी निकलती है। यंग मास्टर कियान जो होता है वो लुढ़कता हुआ काफी दूर पीछे जाता है। तो हमारा जुंची उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हमारे बंदे के पास से कुछ लूटने की कोशिश कर रहे हो। हमारा जुंची यहाँ पर यंग मास्टर जियांग को बचाने के साथ उसकी बहन के साथ एक डील कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी कंडीशन को मानना पड़ेगा, कंडीशन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई की जान बचाऊंगा। वो भी उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हें यहाँ पर वापस मुझे रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है हमारी डील हुई। बाकी के सभी फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पर देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का कौन है, जी तो इसने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ एक स्पिरिचुअल राम यानी यंग मास्टर कियान जो स्पिरिचुअल राम का एक्सपर्ट है उसको इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया। है कि यंग मास्टर कियान के सारे प्लान्स फेल होने वाले हैं। यंग मास्टर जियांग भी काफी ज्यादा खुश होता है, वो जुंची से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जबकि यंग मिस जियांग सोच रही होती है कि इस लड़के के पास थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो है। तो इसी के साथ यंग मास्टर कियान अपनी स्पिरिट को रिलीज करता है जो एक बड़ा सा रीच होता है। तो वो उसके साथ में जुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सॉरी ये बड़ा सा रीच नहीं टाइगर लग रहा है। यंग मास्टर कियान हमारे जुंची से कहता है कि मैं पहले स्पिरिचुअल राम को सरपास कर चुका हूँ और साथ ही मैंने अपने लिए एक स्पिरिट
को भी कंडेंस कर लिया हुआ है, तो ये बैटल तो मैं ही जीतने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारे पास लगता नहीं है कि तुमने अपने लिए एक मास्टर सोल को कंडेंस किया होगा। हमारा शुंची वहीं पर से एक टेबल को उठाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मास्टर सोल को रिफाइन करने के बाद मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से हरा सकते हो। शुंची वहां पर से टेबल उठाने के बाद उस बेचारे के सर में देव मारता है। कोई कल्टीवेशन टेक्निक नहीं, सीधे का साधा सिर्फ और सिर्फ टेबल उसके सर में मारता है। टेबल उसके सर में पड़ने के साथ बेचारा वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जबकि उसकी जो मास्टर सोल होती है वो भी एक छोटी सी किटी बनकर वहीं पर बैठ जाती है। शुंची कहता है लो ये मसला तो हल हो गया। यंग मास्टर जियांग उसे कहता है ब्रदर तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया। फिर साथ ही बाकी सभी लोगों से कहता है अगर तुम में से किसी और के दिमाग में इस तरह का आइडिया चल रहा है जैसा कियान फैमिली के लोगों में चल रहा था, तुम लोग यहाँ पर सामने आ सकते हो। तो वो सभी लोग उसमें से अब कोई भी यहाँ पर नहीं बोलने वाला, क्योंकि उन सभी ने शुंची की पावर्स को देख लिया है। यहीं पर ली फैमिली का यंग मास्टर उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है, यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स का जो मसला था वो तो हल हो गया। स्पिरिट स्टोन्स तुम लोग अपने लिए रख सकते हो, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस बॉक्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये वाला बॉक्स जो है ये जेड बॉक्स तो हम चारू फैमिली का है। इस बारे में सोचना चाहिए कि इसको ओपन कैसे करना है। तो एक दूसरी फैमिली का यंग मास्टर उसे कहता है कि मास्टर ने मरने से पहले कहा था कि हम चारों फैमिली से आपस में डिवाइड करेंगे, तो अब जबकि मास्टर मर चुके हैं और इसे ओपन करने का कोई भी तरीका नहीं है, हम लोग इसको आपस में डिवाइड कैसे करें, हमें इसे कैसे ओपन करना है हमें पता भी नहीं है। तो हमारा यंग मास्टर जियांग उन लोगों से कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। ब्रदर ली यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, सॉरी ब्रदर जुंची यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, क्यों ना हम लोग ब्रदर जुंची से कहें कि वो कोशिश करके देखे और इसको ओपन करे। इसके साथ ही वो पीछे की तरफ देखता है, जुंची को ढूंढता है, लेकिन हमारा जुंची तो उसकी बहन के पास जाकर खड़ा होता है और उसे कहता है अब जल्दी से, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मेरी कंडीशन को मानना पड़ेगा अगर मैं तुम्हारे ब्रदर की मदद करता हूँ। तुमने मुझसे वादा भी कहा था, क्योंकि तुमने वादा किया था, तो फिर यहाँ पर मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तुम्हें मेरे पाँव धोने पड़ सकते हैं या फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी नौकरानी बनना पड़ सकता है। मास्टर जियांग भागता हुआ उसके पास जाता है, जाकर उसके कान में कोई बात कहता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और साथ ही वो सारी डिटेल भी बताता है। तुम्हारा जुंजी जाकर उस बॉक्स के पास खड़ा हो जाता है और उसे कहता है क्या तो वाकई में श्योर हो कि तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद चाहिए इस बॉक्स को ओपन करने के लिए। सभी फैमिली मेंबर्स उसे कहते हैं ब्रदर जुंजी यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तुम ही हो, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि तुम इस बॉक्स को हमारे लिए ओपन करो, प्लीज जल्दी से इसको ओपन कर दो। सभी लोग देखना चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। तुम्हारा जुंजी कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं इसको ओपन करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी को इसके बारे में बाद में कोई भी पछतावा नहीं होने वाला। इसके साथ ही वो अपने पास एक बड़ी सी तलवार निकाल लेता है। वो सभी लोग कहते हैं ये तो एक बहुत ही बड़ी तलवार है। तुम्हारा जुंजी अपनी बड़ी सी तलवार को उठाता है और उस तलवार को उठाकर बॉक्स के ऊपर अटैक करने लगा है। कि वो सभी लड़के भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमें यंग मास्टर को रोकना होगा। जुंजी ने अगर तलवार से इस बॉक्स के ऊपर अटैक किया तो उसके अंदर रखा हुआ खजाना भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो वो सभी लोग भागते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। हमारे जुंजी जब तलवार से उस बॉक्स के ऊपर अटैक करता है तो वो तलवार उस बॉक्स के साथ टकराने के साथ पीछे की तरफ गिर जाती है। वो उड़ती हुई पीछे की तरफ जा रही होती है जहाँ पर मास्टर कियान गिरा पड़ा होता है। वो तलवार जाकर उसकी टांगों के बीच जाकर गिरती है, जिससे उस बेचारे का चूजा बाल बाल बचता है। वो सभी लोग कहते हैं कि ये बॉक्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक तलवार भी इस बॉक्स को काट नहीं पा रही। जबकि मास्टर कियान वहाँ पर सोच रहा होता है अगर मैं इस लड़के से कमजोर नहीं होता तो मैं इस लड़के को कब का मार चुका होता। हमारा जुंची इसी के साथ फिर से अपने पास एक बड़ी तलवार निकालता और साथ ही अपनी एनर्जी को भी इसके अंदर इन्फ्यूज करता और कहता है कि इस बार तो ये बॉक्स जरूर कटेगा। तो वो सभी लोग फिर से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं ब्रदर प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉक्स नहीं काटने वाले बल्कि पूरी की पूरी शिप को भी डबो दोगे, इससे तो पूरी शिप भी कट जाएगी। तुम्हारा जुंजी से कहता है अच्छा ठीक है, पर मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये तलवार से कट जाता है, क्योंकि मुझे कौन सा यहाँ पर इसके अंदर से कुछ मिलने वाला है। साथ ही ब्रदर जियांग उसके कान में से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इस बॉक्स को हमारे लिए ओपन करते हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरफ से कुछ स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। ये बात सुनती हमारा जुंजी लालची होकर उसे कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस बॉक्स को ओपन करने का कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। कि बाकी के सभी सोच रहे होते हैं ये लड़का था कुछ ज्यादा बेशरम है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स के अंदर से क्या निकलने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी एस्केपर की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे जुंची को कहा जाता है कि तुम्हें भी इसमें से हिस्सा मिलेगा, हम तुम्हें अपनी फैमिली के क्रिस्टल्स देंगे, लेकिन तुम्हें इस बॉक्स को सही सलामत ओपन करना है, आगे किसी तलवार के साथ इसको 2 टुकड़ों में काटना है। तो हमारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अच्छा फिर ठीक है, चलो इस बॉक्स को ओपन करने के बारे में सोचते हैं। और हमारा जुंची उस बॉक्स के आसपास घूमना शुरू कर देता है ताकि वो उस बॉक्स को ओपन कर सके। यहीं पर हमारी सिस्टर जुआन को दिखाते
जाती हैं। सिस्टर जुयन आगे बढ़ती है और उसे कहती है जुनची, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को, अपनी जो तुम्हारे पास की पावर है उसको इसके कन्वेक्स पॉइंट के अंदर डालना होगा। अगर तुम अपनी पावर को इसके कन्वेक्स पॉइंट के अंदर डालते हो तो इसके साथ इसको ओपन किया जा सकता है, क्योंकि ये बॉक्स कम्प्लीटली सील है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को इसके इनसाइड भेजकर ही इसको ओपन किया जा सकता है। तो सभी लोग उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ ही कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है, ये कहाँ से आई है, ये लड़की यहाँ पर इस लड़के के साथ आई है। तुम्हारा जुनची उसकी बात सुनने के बाद उस बॉक्स को टच करता है और साथ ही अपनी की पावर को उस बॉक्स के अंदर इंजेक्ट करता है। जैसे वो की पावर को उन पॉइंट्स के अंदर इंजेक्ट करता है तो उसके अंदर वाली साइड से वो चमकना शुरू हो जाता है। साथ ही उसके ऊपर से ढक्कन भी हट जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर ओपन हो जाता है। तो ओपन होने के साथ उसके अंदर से एक स्क्रॉल निकलता है। तो ये देखने के बाद चारों बड़ी फैमिलीज के लड़के जो होते हैं वो देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और वो दिक्कत ये होती है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट्स का स्किल होता है और मार्शल आर्ट्स का स्किल तो काफी ज्यादा स्पेशल होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही पीस होता है। फैमिली यहाँ पर 4 है और चारों फैमिलीज ने आपस में इसको बांटना है। तो वो सभी लोग उस ट्रेजर को वहां पर घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि अब ये वाला ट्रेजर किसकी फैमिली के हाथ में जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जुनची बॉक्स को बंद करता है, तलवार उठाता है और कहता है कि तुम सभी को अब इसे आपस में बांटने में बहुत ज्यादा बहस करनी पड़ेगी, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इसको 4 हिस्सों में काट देता हूँ। अपनी बड़ी सी तलवार उठाता है और कहता है कि मैं अभी यहाँ पर इसको 4 हिस्सों में काटने वाला हूँ। तो जैसे ही उसको काटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है वो सभी लड़के आगे बढ़ते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं ब्रदर रुक जाओ, ब्रदर प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो कि हमें ये आपस में डिवाइड नहीं करना, हम लोग खुद ही इसको डिसाइड कर लेंगे कैसे डिवाइड करना है। तुम्हारा जुनची उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इसको कट भी नहीं करना चाहते, यानी कि इसके 4 पीसेस नहीं करवाना चाहते। तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग आखिर इसको आपस में बांटोगे कैसे। यहाँ पर 4 फैमिलीज हैं और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेजर है। तो कियान फैमिली का यंग मास्टर उन लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस ट्रेजर को हमारी कियान फैमिली की देख रेख में रख जाओ। जब हम लोग सिटी वॉल में पहुंच जाएंगे उसके बाद हम लोग इसे आपस में डिसाइड करेंगे, हम लोग में से कौन इसके हिस्से को रखेगा और कौन इसको कौन से हिस्से को रखेगा। जबकि ली फैमिली का यंग मास्टर उसे कहता है कि तुम्हारी कियान फैमिली इस तरह का सारा क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले सकती। अगर तुम लोग इसको किसी के पास रखवाना चाहते हो तो मेरी ली फैमिली के पास रखवा दो। तुम्हारा जियांग फैमिली का यंग मास्टर भी उन लोगों से कहता है कि मेरी जियांग फैमिली काफी ज्यादा बेहतर है, क्यों ना इसको हमारे पास रखा जाए, तुम दोनों इसको रहने दो, क्योंकि ये हमारी फैमिली के जो ग्रैंडपा थे उन्होंने ट्रेजर छोड़ा था। तो क्यों ना हम लोग इसे अपने पास सेफ रखें और सिटी वॉल में जाने के बाद आपस में डिसाइड कर लेंगे इसको कैसे बांटना है। सभी लोग वहां पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। कोई कह रहा होता है कि मेरे पास रखवा दो, कोई कह रहा होता है मेरे पास रखवा दो, सभी आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जबकि हमारा जुनची यहाँ पर सभी के बीच में आता है और उन सभी से कहता है मेरी बात सुनो, मेरे पास एक सजेशन है, अगर तुम सभी लोग मेरी बात मानो तो फिर मेरे पास एक आइडिया है। वो सभी लोग कहते हैं हाँ बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है, ऐसा कौन सा आइडिया है जिससे हम लोग इस ट्रेजर को बचा सकते हैं, सिटी वॉल तक पहुंचने तक ये ट्रेजर कोई भी चोरी नहीं करेगा। तुम्हारा जुनची उनसे कहता है कि मैं तुम सभी चारों फैमिलीज में से किसी एक फैमिली से भी नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम लोग इस ट्रेजर को मेरे पास रखवा सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ पर इस शिप के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तो मेरे पास ये वाला ट्रेजर जो है सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। अगर मैं इसको बचा कर रखूँ तो हम लोग सिटी वॉल में जाने के बाद ट्रेजर तुम्हारे अंदर बांट सकते हैं। यंग मास्टर जियांग जो होता है वो सबसे पहले आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इस सजेशन को मानता हूँ, मुझे ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो अंदर से सोच रहा होता है कि ब्रदर यीजुन मेरे साथ यहाँ पर आया है तो इसका मतलब ये है सिटी वॉल के करीब जाने के बाद ये मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है। हो सकता है कि हम लोग ट्रेजर कंप्लीट ही रख ले। कियान फैमिली के यंग मास्टर को फिर से यहाँ पर कोई मसला होता है, वो चिल्लाकर कहता है कि मैं इसके लिए ऑब्जेक्शन देता हूँ, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के पास कोई क्वालिफिकेशंस है कि ये लड़का अपने पास इस ट्रेजर को रख सकता है। जुनची अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उससे कहता है कि मेरे पास जो क्वालिफिकेशंस है वो तुम सभी लोग देख ही चुके हो, मेरे पास स्ट्रेंथ है। और साथ ही वो अपने हाथ को टेबल के ऊपर मारता है। जैसे ही वो हाथ को टेबल पर मारता है तो टेबल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद यंग मास्टर कियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर दोबारा सोचने की जरूरत है, चलो फिर ठीक है तुम इस ट्रेजर को अपने पास रख सकते हो। मास्टर ली भी से कहता है ब्रदर जी चलो ठीक है, ये बात ठीक है कि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स की स्किल काफी ज्यादा अच्छी है और तुम काफी स्ट्रॉन्ग भी हो, ठीक है मैं भी इस बात के लिए एग्री करता हूँ कि तुम इसे अपने पास रख सकते हो। तो जुनची उस गोल्डन कलर के स्किल को उठा लेता है और उनसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर इसको अपने पास रख लेता हूँ और उसके बाद जब हम लोग सिटी में पहुंचेंगे मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। और साथ ही वो अंदर से मुस्कुरा रहा होता है और कहता है ये सभी लोग बेवकूफ है, मैंने इतनी आसानी के साथ यहाँ पर से एक मार्शल आर्ट्स का स्किल ले लिया और इन्हें पता भी नहीं चला। एक सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त वो सभी लोग वहाँ से अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, सभी लोग गुड बाय बोलने के बाद चले जाते हैं। कियान को दिखाते हैं कि कियान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। कियान कहता है आज ना कल मैं इस कमीने लड़के
से जरूर निमट लूंगा, इस लड़के को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जबकि यंग मास्टर ली उसके पीछे से निकलता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर कियान क्यों ना यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूँ, हम दोनों मिलकर ये सब कुछ कर सकते हैं। कियान उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि हम दोनों मिलकर ये सब कुछ कर सकते हैं। फिर पहले तो तुमने वहाँ पर खुद ही उसे सपोर्ट किया था, तुमने उस लड़के से कहा था कि वो अपने पास इस डेड स्लिप को रख सकता है, इस मार्शल आर्ट्स स्किल को रख सकता है। यंग मास्टर ली उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, मैं इसीलिए राजी हुआ था क्योंकि अगर उसके पास हम लोग इस मार्शल आर्ट्स के स्किल को चोरी कर लेते हैं तो कोई भी हमारे पर सवाल नहीं उठाएगा, हम लोग उस लड़के को मारकर उसके पास स्किल चोरी कर लेते हैं और वो हमारा हो जाएगा। कियान उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बदले में क्या चाहिए, तो यंग मास्टर लियो से कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट्स का स्किल नहीं चाहिए बल्कि मुझे वो लड़की चाहिए, उसके साथ जो लड़की है इस वक्त रूम के अंदर जुएन, मुझे वो लड़की चाहिए, वो लड़की अगर तुम मुझे दे देते हो तो हम दोनों की डील हो जाएगी। तो यही से मैं नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है। अंदर जुनची टेबल के ऊपर बैठा होता है और साथ ही उसने अपने सामने उस मार्शल आर्ट्स की स्किल को भी रखा होता है, वो उस मार्शल आर्ट्स के स्किल को वहाँ पर रीड कर रहा होता है। सिस्टर जुएन उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इसको प्रैक्टिस कर पाओगे, मार्शल आर्ट्स की स्किल को प्रैक्टिस करना इतना भी आसान नहीं है, इस तरह तो ये बिल्कुल बेकार है, इस तरह तो तुम बिल्कुल भी इसको मास्टर नहीं कर पाओगे। जबकि हमारा जुनची उसे कहता है बस अपने कुछ तरीके हैं, मैं अपने तरीकों से इसको मास्टर कर पाऊंगा। और इसी के साथ हमारा जुनची वहाँ पर अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है। ये वही स्पेशल टेक्निक है जो अब्जॉर्प्शन टेक्निक होती है और हमारे जुनची के पास पहले से ही वाली गोल्डन बुक है जिसके अंदर काफी सारी टेक्निक्स लिखी हुई है। वो उन्हीं में से एक टेक्निक को यूज करते हैं, वहाँ पर उस मार्शल आर्ट्स के स्किल के अंदर जितने भी स्पेशल मूव्स होते हैं, कुंफू मूव्स होते हैं, उन सभी को अलग कर लेता है। सभी को अलग करने के बाद उनको सीखना उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सिस्टर जुआन उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि किसी मार्शल आर्ट्स के स्किल को मास्टर करना इतना ज्यादा आसान है तुम्हारे जैसे आम इंसान के लिए? अगर मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर को अनलीश करती हूँ तो उसके बाद मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही झटके में मास्टर कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तुम इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। जबकि हमारा जुनची वहाँ पर बैठा उस टेक्निक को अप्लाई करता है। जैसे वो टेक्निक को अप्लाई करता है तो वहाँ पर उस बुक के अंदर जितने भी लिखे होते हैं मार्शल आर्ट्स के स्किल, कुंफू स्किल्स होते हैं, वो सारे के सारे बाहर निकल आते हैं। इसी के साथ ही हमारा जुनची ने स्पेशल स्किल को मास्टर कर लिया है। वो अपनी पाम को सामने की तरफ करते हुए स्किल को यूज करता है। सेम इसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं, सेम इसी वक्त जहाँ पर वो स्किल को यूज कर रहा है दीवार के बाहर। यंग मास्टर कियान, यंग मास्टर ली और उनके साथ एक और बंदा होता है, नाम अंकल वैंग होता है, जो कि वैंग फैमिली का परफॉर्म स्पिरिट राम वॉरियर होता है। तो वो लोग उसे भी अपने साथ लेकर आए होते हैं। यंग मास्टर ली वहाँ पर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि यहाँ पर हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, हम लोग कैसे रूम के अंदर जाएंगे। कियान उसे कहता है कि बकवास बंद करो, हमें यहाँ पर इंतजार करने की क्या जरूरत है, वो सिर्फ एक कचरा है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। और वो दरवाजे पे किक मारता है और जल्दी से जंप करते हुए अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर दरवाजे को किक मार के अंदर जाता है, इसी के साथ सामने की तरफ से पाम आ रही होती है, क्योंकि हमारे जुनची ने सेम उसी वक्त अंदर उस पाम टेक्निक को मास्टर कर लिया होता है और सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है। इसी एनर्जी के साथ ही यंग मास्टर कियान हिट होता है। हिट होने के बाद उड़ता हुआ बेचारा पानी में जाकर गिर जाता है क्योंकि वो शिप से बाहर गिर जाता है। तो सिस्टर जुआन उसे कहती है लड़के तुमने तो वाकई में इस मार्शल आर्ट्स के स्किल को मास्टर कर लिया। जबकि हमारा जुनची कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, सामने अचानक से एक इंसान निकल आया। यंग मास्टर ली और उसके साथ साथ अंकल वैंग वो दोनों भी वहीं पर खड़े साइड के ऊपर देख रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि हम लोग यहाँ पर पकड़े गए, इस लड़के ने मुझे यहाँ पर ढूंढ भी लिया है। जुनची चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ, मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर मुझे लूटने के लिए आए हो। हमारा जुनची इसी के साथ ही वहाँ पर कुछ बकवास करना शुरू करता है। वो वहाँ पर बहुत सारी बातें करता है, इतनी बातें करता है कि राइटर ने उन बातों को लिखा भी नहीं क्योंकि वो सारी की सारी सिर्फ बकवास बातें थी। हमारा जुनची वहाँ पर टाइम बाई करने की कोशिश कर रहा था ताकि बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर पहुंच जाए और आकर देख ले कि इन दोनों ने इसके ऊपर अटैक किया और इसके पास से मार्शल के स्किल को चोरी करने की कोशिश की है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बाकी के सभी लोग भी धमाके की आवाज सुनने के बाद भागते हुए उसी तरफ ही आ रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि रात के वक्त कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है, चलो जल्दी से वहां पर चल के देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एस्केपर के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जुनची यंग मास्टर लियोर्स के साथ अंकल वैंग होते हैं, उन दोनों के साथ ढेर सारी बातें करता है ताकि वो टाइम पाई कर सके, बाकी के सभी लोग वहां पर पहुंच सके। बाकी के सभी लोग भी भागते हुए उसी तरफ ही आ रहे होते हैं कि वहां पर क्या धमाके की आवाज हुई है, लगता है कोई वहां पर कुछ चोरी करने की कोशिश कर रहा है। सभी लोग वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं जबकि यंग मास्टर ली कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये लड़का जानबूझकर यहाँ पर टाइम बाई करने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ पर मैं बसा सके, बाकी के सभी लोग यहाँ पर आ
सके। तो अंकल वैंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को अभी मारना होगा, अगर इस लड़की को यहाँ पर अभी नहीं मारा तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। उन्हीं वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद हमारा जुंची के ऊपर अटैक कर देते हैं, जबकि हमारा जुंची वहाँ पर खड़े खड़े कहता है लगता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। हमारा जुंची यहाँ पर अपनी उसी स्पेशल स्किल को यूज करने लगा जो उसने अभी भी यहाँ पर मास्टर किया है। तो वो अपनी दोनों पाम्स को वहाँ पर साइड के ऊपर रिलीज करता है तो उसके अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वो दोनों पाम्स के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। इस बात से वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, इसने तो यहाँ पर इस स्किल को मास्टर कर लिया, ये वही स्किल है जो कि हमारी मार्शल आर्ट्स की बुक के अंदर लिखा हुआ था, जो अभी थोड़ी देर पहले ये अपने पास रखने के लिए लेकर आया था। लेकिन इसने यहाँ पर इतनी ज्यादा शॉर्ट टाइम में लीड ऑफ पाम को कैसे मास्टर कर लिया है। तो इसी के साथ ही वो दोनों पाम के साथ हिट होते हैं, इतनी बुरी तरह से हिट होते हैं कि दोनों वहीं पर नीचे गिर जाते हैं, बहुत बुरी तरह जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, धमाका काफी ज्यादा पावरफुल होता है। दोनों के वहां पर गिरने के बाद वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जबकि हमारा जुंची वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है इन लोगों को क्या लगा था कि लोग यहाँ पर आकर मेरे पास से मार्शल आर्ट्स की बुक को ले सकते हैं, नहीं इनमें से कोई भी यहाँ पर आकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्योंकि यंग मिस जुआन वहाँ पर सोच रही होती है लड़के की कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे लगता है कि इसके पास फ्लॉलेस फेरी बॉडी है या फिर कंजेंशियल बॉडी है या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके पास ओरिजिनल वॉर बॉडी है। पता नहीं इस लड़के का ओरिजिन क्या है, ये लड़का कहाँ से आया है। कियान को भी दिखाते हैं कि यंग मास्टर कियान जल्दी से जंप करते हुए शिप के ऊपर आ जाता है और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है कि इस कमीने ने मेरे पर अटैक किया था, कौन था जिसने मेरे पर अटैक किया दरवाजे को तोड़ने के बाद अंदर जाने के बाद। वो यहाँ पर ये वाली बात करता है तो हमारा जुंची वहीं पर साइड के ऊपर उसके ऊपर भी पाम के साथ अटैक करता है, वो फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो उस बेचारे के सारे कपड़े जल जाते हैं और वो नंगू पंगू हो जाता है। तो कियान नंगू पंगू होने के बाद वहां से भागने की कोशिश करता है, जबकि हमारा जुंची भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसके तशरीफ के ऊपर थप्पड़ मारता है, जिससे वो बेचारा भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जुंची उन सभी लोगों से कहता है लो देखो ये लोग वो लोग हैं जो कि यहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे। तो ये सभी लड़के कहते हैं ये तो वैंग शाओ के साथ साथ दूसरा जो नंगा पड़ा है ये तो यंग मास्टर कियान है। तुम्हारा जुंची उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर तुम सभी के लिए एक सेल लेकर आया हूँ, ये सेल बहुत ज्यादा सस्ती है, तुम सभी लोग यहाँ पर सेल में हिस्सा ले सकते हो। तो वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि अब यहाँ पर कौन सी सेल लेकर आया है, यहाँ पर इसके पास क्या है, ये बेचना चाहता है। तुम्हारा जुंची कहता है कि मैंने यहाँ पर 3 चोरों को पकड़ा है, ये तीनों चोर जो कि मेरे पास मार्शल आर्ट्स के स्किल को चोरी करना चाहते थे, यहाँ पर इनको सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। अगर तुम में से कोई इसको खरीदना चाहता है तो वो इनको खरीद सकता है। यंग मास्टर ली जो होता है वो उठकर बैठ जाता है, हमारा जुंची से कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, जबकि हमारा जुंची उससे वहां पर एक जबरदस्त किक मारता है और उसे कहता है कि मेरी बकवास बंद करो, मैंने कहा कि तुम एक चोर हो तो फिर तुम एक चोर हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम उठकर खड़े हो जाओ। साथ ही हमारा जुंची कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी जो स्टार्टिंग प्राइस रखने वाला हूँ वो 2 यूनलिंग पेल से रखने वाला हूँ, क्या तुम में से कोई यहाँ पर बिड करना चाहेगा, क्या कोई इनमें से किसी को खरीदना चाहेगा। तो सभी लोग वहाँ पर चुपचाप खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर इन बेवकूफों को क्यों खरीदने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों में से कोई भी यहाँ पर इनका इतना भी करीबी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर 2 यूनलिंग पेल देकर इनमें से किसी एक को खरीद ले। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर कियान की तरफ दिखाते हैं, वो चिल्लाकर कहता है कि तुम बस सपने देखना बंद करो, कोई भी यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तुम्हारे जुंची के पास तलवार होती है, वो तलवार को उसके चूजे के पास फेंक देता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर यहाँ पर तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। उसी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही कियान चिल्लाकर कहता है कि मेरे पास 2 यूनलिंग पेल्स हैं, मैं अपने बदले में यहाँ पर 2 यूनलिंग पेल देने को तैयार हूँ ताकि मैं अपने आप को खरीद सकूँ। लिंजो इसके बाद दूसरे की तरफ देखता है, यंग मास्टर ली की तरफ उसे कहता है कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम यहाँ पर यूनलिंग पेल देने को तैयार। वो कहता है हाँ मेरे पास भी 2 यूनलिंग पेल्स हैं, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हमारा जुंची बहुत ज्यादा खुश होता है और उनसे कहता तो फिर ठीक है, हमारी आपस में डील हो गई, तुम दोनों अब जा सकते हो। तो उसके बाद हमारा जुंची यंग मास्टर जियांग से कहता है जियांग मेरा रूम घर बर्बाद हो चुका है, क्या तुम मेरे लिए एक नए रूम का बंदोबस्त कर सकते हो, हम लोग नए रूम में जाकर रहेंगे। तो जियांग कहता है क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए नए रूम का बंदोबस्त करता हूँ। तो तीनों वहाँ चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद ये सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, ये लड़का यहाँ पर दिन दहाड़े इन लोगों के पास से यूनलिंग पिल्स लेकर चला गया। देखो तो जरा इसने यहाँ पर कितनी ईमानदारी के साथ इन लोगों के पास से यूनलिंग पिल्स ले ली, जबकि ये लोग रात के अंधेरे में चोरी करने के लिए आए थे। नेक्स्ट दिन रात के वक्त की दिखाया जाता है, तुम्हारा जुंची अपने रूम में जाने के बाद रात के वक्त वहाँ से खिसक जाता है। वो सिस्टर जुआन को अपने साथ लेता है, एक छोटी शिप में बैठकर वहाँ से निकल पड़ता है। उम्मीद उसे कहती है कि वाकई में ये सेफ है, हम लोग यहाँ पर से निकल कर जा रहे हैं, क्या तुम उन्हें सिटी वॉल तक नहीं पहुंचाओगे। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं सिटी वॉल तक उनके साथ जाता हूँ तो वो लोग मुझे वहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनके पास उनके मार्शल आर्ट स्किल को चोरी किया है। में जुआन उसे कहती है चलो ये तो ठीक है, चलो फिर ठीक है, हम लोग उनसे बचकर निकल आए। वो अपने पास से वही 4 पिल्स निकालती है जो हमारा जुंची उन दोनों लड़कों से लेकर आया।
दो पिल्स लेकर आया था। वो उसे कहती है ये 4 पिल्स हैं, ये 4 पिल्स अगर तुम अपनी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली रिफाइन कर सकते हो तो मुझे लगता है कि तुम अपनी परफॉर्मेंस स्पिरिट रॉ में पहुंच जाओगे, यानी तुम हाई लेवल पर पहुंच जाओगे। तो इसी के साथ ही वो जो शिप के ऊपर लोग होते हैं वो लोग इनको देख लेते हैं, वो कहते हैं वो देखो जुंची भाग कर जा रहा है, हमारे अपने साथ हमारा मार्शल आर्ट्स का स्किल भी लेकर जा रहा है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। तो वो सभी लोग वहाँ पर एरोज के साथ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, वो उनके ऊपर तीर चला रहे होते हैं, जबकि हमारा जुंची और यंग मिस दोनों वहाँ पर एरोज से अपने आप को बचा रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि वह तेज होना होगा, और वो वहाँ पर शिप की जो रफ्तार होती है उसकी तेज कर देता है। तो हमारे जुंची ने शिप की रफ्तार को बहुत ज्यादा तेज कर दिया होता है, जबकि जिसकी वजह से यंग मिस को दिक्कत होती है। वो चिल्लाकर उसे कहती है अच्छा आहिस्ता करो आहिस्ता करो। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, तकरीबन 1 घंटे के बाद का। 1 घंटे के बाद ये लोग वहाँ से काफी दूर निकल आते हैं। जुंची कहता है चलो शुक्र है कि हम लोग वहाँ से काफी ज्यादा दूर निकल आए, लेकिन मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और इसी के साथ मेरे जुंची के पास जो 4 पिल्स होती है वो एक साथ उन 4 पिल्स को निकल जाता है और कहता है अपने आप को रिकवर करने का वक्त आ गया है। यंग मिस ये देखने के बाद उसे कहती है बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम वो सारी की सारी खा गए? तो मैं जुंची कहता हाँ मैं सारी खा गया हूँ। ऐसी वो पिल्स उसके पेट में जाती है, इसी के साथ उसका पेट फूल जाता है क्योंकि वो एनर्जी पिल्स होती है। तो एनर्जी पिल्स जो होती है उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी को रिलीज करती है। जुंची पागलों की तरह वहाँ पर भागना शुरू कर देता है और उसे कहता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा पेट गुब्बारे की तरह फूलना क्यों जा रहा है? तो यंग मिस गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहती है बेवकूफ कही कि तुम्हें कहा किसने था कि 4 पिल्स को एक साथ खाओ? तुमने 4 पिल्स को एक साथ खा लिया, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर इसी तरह रही तो तुम्हारी बॉडी फट जाएगी। चलो जल्दी से बैठकर इसको रिफाइन करना स्टार्ट करो, इसको ऑब्जर्व करो। जुंची कहता अच्छा ठीक है, और वहीं पर बैठ जाता है, अपनी सीक्रेट आर्ट को यूज करते हुए उसको रिफाइन करना स्टार्ट करता है। तो जुंची वहीं पर बैठ के जब उसको रिफाइन कर रहा होता है तो उसी के साथ उसकी जो पेट होता है वो अंदर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका जो एब्जॉर्प्शन टेक्निक होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। ये देखने के बाद यंग मिस जुआन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है इस लड़के की एब्जॉर्प्शन टेक्निक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। थोड़ी देर के बाद हमारा जुंची जो होता है वो वहाँ पर उस पिल की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। तुम्हारा जुंची कहता है कि मैं जुनलिंगराम में पहुंचने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी मैं जुनलिंगराम में पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यंग मिस हमारे जुंची से कहती है मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी स्पिरिट इमेज को मास्टर करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक अपनी स्पिरिट बीस्ट भी होना चाहिए ना, वो कौन सा होगा? तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में मेरे जैसा जीनियस कोई भी नहीं है, अब जबकि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ, तो मेरे पास जो स्पिरिट इमेज होगी वो भी इतनी ज्यादा स्पेशल होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो स्पेशल कौन सी होगी, तुम बताओ कि कौन सी सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिट इमेज है? तो यंग मिस उसे कहती है कि जितना मुझे याद है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट इमेज थी वो एक बंदे के पास थी, और स्पिरिट इमेज थी क्या? वो एक पेपर था। पेपर एक ऐसा पेपर जो कि गैलेक्सी को भी काट सकता था और पूरी की पूरी दुनिया को रीशेप कर सकता था। वो इतना ज्यादा पावरफुल पेपर था और उस पेपर स्पिरिट इमेज की मदद से वो बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन गया। तुम्हारा जुंची कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक पेपर स्पिरिट इमेज के साथ बंदा कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तो यंग मिस उसे कहती है पेपर वो बहुत ज्यादा स्पेशल था, पेपर के ऊपर अगर वो जो भी ड्रा करता था उस पेपर की मदद से वो उसको रियल शेप दे सकता था, चाहे वो यहाँ पर एक नई गैलेक्सी को ड्रा कर ले या फिर एक पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करे, पेपर की मदद से वो ये सब कुछ कर सकता था। पेपर के ऊपर जो भी वो लिखता था वो सच हो जाता था। वजह से उसके पास जो पेपर स्पिरिट इमेज थी उसे दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट इमेज कहा जाता है। तुम्हारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर बैठ जाता है, सोचना शुरू कर देता है। वो कहता है ये स्पिरिट इमेज तो काफी ज्यादा पावरफुल लगती है, लेकिन मेरे साथ ही वो कहता है अगर वो पेपर है तो पेपर के साथ मुझे यहाँ पर पेपर के ऊपर कुछ ड्रा करना पड़ेगा, और मेरी ड्राइंग स्किल्स तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, ना ही मैं राइटिंग कर सकता हूँ। फिर मैं इस पेपर वाली मास्टर स्पिरिट को कैसे यूज करूंगा, वो तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार रहेगी। तो फिर मुझे यहाँ पर कैसी मास्टर स्पिरिट चाहिए होगी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो, जिसको मैं यूज भी आसानी से कर सकूं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द एस्केपर के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंजी को यहाँ पर मार्शल स्पिरिट के बारे में बताया जा रहा होता है। सिस्टर जुएन उसे बताती है कि तुम अपने लिए कौन सी नई मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट को रिफाइन करने वाले हो। तुम्हारे जुंजी को वो बताती है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट थी वो एक कागज था, यानी वो एक पेपर का पीस था। तुम्हारा जुंजी उसी बारे में सोच रहा था। जुंजी कहता है मैं क्या यहाँ पर पेपर ऑफ पीस को एक मार्शल स्पिरिट के तौर पर
यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं कैसे करूंगा क्योंकि मैं तो ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं जानता, मेरी लिखाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पीस ऑफ पेपर को अपनी मास्टर्स पीरियड बना लेता हूँ तो फिर तो यहाँ पर मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो वो जिस बारे में सोच रहा होता है कि उसी वक्त सिस्टर जुआन उसे कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें आइडिया दे सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए किसी होली बीस्ट को रिफाइन करके उसे अपनी मास्टर सोल बना लो। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम इन सभी लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हो, इन सभी के खिलाफ फाइट कर सकोगे। तुम्हारा जुनची से कहता है तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ज्यादा लो है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो आसपास लोग हैं ये सभी कमजोर लोगों के साथ कम्पीट करने के लिए मैं जहाँ पर मास्टर स्पिरिट को फाइंड करने वाला हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि ये सभी लोग तो मुझसे फाइट करने के लायक भी नहीं है, तो फिर मैं इन लोगों के लिए अपनी मास्टर स्पिरिट को क्यों वक्फ करूँ? तो सिस्टर जुआन उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करना बंद करना होगा, तुम अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टर जुआन क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल सा पोज बनाकर बैठी होती है तो हमारा जुंजू से देखती है वहाँ पर फिर से अनसीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। फिर साथ ही वो उसे कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करें जो कि बहुत ज्यादा मजेदार हो, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोगों ने काफी सारा टाइम स्पेंड किया है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करें। सिस्टर जुआन उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर क्या मजेदार करने वाले हैं, क्या तुम मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करोगे? हमारा जुंजी यहाँ पर डायरेक्टली तो उसे नहीं कहता कि उसे उसके साथ जंगल में मंगल करना है, वो उसे यहाँ पर कुछ और बातें घुमा फिरा कर कहता है और उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे, दोनों के एक दूसरे के करीब आने के बाद बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराएंगी और फाइनली एंड के ऊपर वाटर जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और वही वो फाइनल मोमेंट होगा जिसके ऊपर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये बात सुनते ही सिस्टर जुआन भी समझ जाती है, वो उसे एक जबरदस्त किक मारती है और कहती है बेशरम कहीं के बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर फिर से यही इस तरह की बातें किए जा रहे हो, अगर तुम यहाँ पर इसी तरह की बकवास बातें करते रहे तो फिर मैं अपनी बॉडी के ऊपर लगी हुई सील को खत्म करूंगी और उसके बाद यहाँ से अकेली चली जाऊंगी, जबकि तुम्हें यहाँ पर उन सभी लोगों के पास ही छोड़ जाऊंगी और तुम्हें पकड़कर मार डालेंगे। तो नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है किंग यांग सिटी का। तो हमारा जुंची जो होता है वो सिस्टर जुआन के साथ किंग यांग सिटी में पहुंचता है, तो ये लोग वहाँ पर उसी सिटी में पहुंचते हैं जहाँ पर जियांग फैमिली और बाकी के लोग आ रहे होते हैं। तो जुआन उसे कह रही होती है कि हमें तो यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए था, हम लोग इन 4 बड़ी फैमिलीज के में दोबारा सेंटर क्यों हुए हैं, वो लोग भी तो यहीं पर इसी सिटी की तरफ ही आ रहे हैं। तो हमारा जुंची उसे कहता है कि जिस जगह को हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जगह समझते हैं वही जगह अक्सर हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह होती है, तो मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रहना चाहिए। हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग अपनी सप्लाईज ले सके और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उनके सामने एक होटल होता है जिसका नाम ल्यूजुन इन होता है, उसके होटल के अंदर का सीन दिखाते हैं। होटल के अंदर मास्टर जैन चैन और जैन फैमिली की यंग मिस होती है और उनके सामने मास्टर गु होते हैं। मास्टर गु के साथ टियान हुजोंग का छोटा भाई खड़ा होता है। तो यहाँ पर इन लोगों के दरमियान में काफी सारी टेंशन बनी होती है क्योंकि ये सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। एक्चुअली मास्टर गु होते हैं। मास्टर गु कहते हैं मुझे बताओ कि वो स्टूपिड लड़का कहाँ पर है, उस लड़के को लेकर आओ जिस लड़के ने मेरे पर अटैक किया था। मास्टर जैन चैन उसे कहते हैं कि वो लड़का भाग गया है क्योंकि जैन फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है, जैन फैमिली के ऊपर थंडर ट्रेबुलेशंस गिरी थी जिसकी वजह से जैन फैमिली बहुत ही बुरी तरह से इफेक्टिव हुई है। वो लड़का या तो मर गया होगा या फिर वो कहीं भाग गया होगा, नहीं पता कि इस वक्त वो लड़का कहाँ पर है। मास्टर को काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम में से कोई भी मुझे ह्यूमिलिएट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ना ही हमारे हिमालय फायर सेक्टर को। तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। एक्चुअली बुड्ढे मास्टर तुम्हें यहाँ पर उसको रिप्लेस करना होगा, यानी कि उसकी जगह के ऊपर अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। लेकिन यंग मास्टर वहाँ पर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारी सिस्टर इन लॉ यानी कि हमारी भाभी के साथ इतना ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए क्योंकि यान हुजोंग का छोटा भाई है, तो इसी वजह से वो यंग मिस को भाभी कह रहा होता है। सेकंड यंग मास्टर जिसका नाम ली फैंग होता है, ली फैंग उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो यंग मिस उसे कहती है सेकंड मास्टर मेरी शादी पहले से हो चुकी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी जाकर भाई को बताएंगे कि मेरी शादी पहले से हो चुकी है, इसी वजह से मैं उसे शादी नहीं कर सकती, हमें यहाँ से जाने दें। तो ली फैंग उसे कहता है कि बिग सिस्टर तुमने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। अगर तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड को ले आती हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा हस्बैंड नहीं आता तो वैसे भी तुम्हें लगता है कि वो मर चुका है, तो फिर एक मरे हुए आदमी से शादी रखने का क्या फायदा, तुम दोबारा शादी कर सकती हो। तो ये बात सुनने के बाद यंग मिस सोच रही होती है ये मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले, मैं और अंकल जैन चैन बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, अगर हम दोनों यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी नहीं होते तो मैं इस लड़की को अभी तक मार चुकी होती। लिन फैंग उसे कहता है तुम यहाँ पर बार बार एक ही बात कह रही हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर वाकई में तुम्हारी शादी हो चुकी है तो क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को यहाँ पर बुलाओ, उसे आवाज दो, उसे आवाज देकर यहाँ पर बुलाओ। और अगर तुम यहाँ पर उसको आवाज देकर नहीं बुला पाते और अगर वो यहाँ पर नहीं आता
होता तो फिर यहाँ पर हमारे पर ब्लेम मत डालना, तुम्हारे बाकी ये सभी लोग मरेंगे जबकि तुम हमारे साथ चलोगे। और उसके लोग जो थे अपनी तलवारें लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यंग मिस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यंग मिस कहती है अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी। इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है, बॉस हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से कमरे की जरूरत है, हमारे लिए रूम का बंदोबस्त हो सकता है। ये सभी लोग बाहर की तरफ देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन बेवकूफ चिल्ला रहा है। यंग मिस उसे देखते ही कहती है ये तो वही है, ये तो मेरा हस्बैंड है। जुनची भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि मास्टर जैन चैन को दिखाते हैं कि वो बड़ी स्पीड से भागते हुए जाते जाकर जुनची की टांगे पकड़कर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे प्यारे दामाद तुम कहाँ पर चले गए थे, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढा, हम जैन फैमिली में भी तुम्हें ढूंढते रहे और उसके बाहर के इलाकों में भी तुम्हें ढूंढते रहे और फाइनली मेरे प्यारे दामाद तुम यहाँ पर आ चुके हो। जबकि माना जुनची सोच रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बुढ़ा जैन चैन दोबारा से मेरे साथ इतने ज्यादा अच्छे से क्यों पेश आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बिजली गिरने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया और ये अच्छा बन गया हो। इसी के साथ ही मास्टर जैन चैन चलाकर उन लोगों से कहते हैं तो हिमालय फायर सेक्टर के लोगों, क्या तुमने देखा यही हमारी फैमिली का यंग मास्टर है और तुम लोगों ने अभी तक मेरी यंग मिस को जाने क्यों नहीं दिया, हमारी यंग मिस को जाने दो और हमारी फैमिली का दामाद तुम्हारा हो जाएगा। सुनते ही मास्टर गूंज होते हैं, काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी एल्डर ब्रदर की पसंद के साथ शादी करने की। चलो देखते हैं कि ये लड़का किस मिट्टी का बना है। लोग हमारे जुनची को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़े होते, जबकि हमारा जुनची इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि इस कमीने जैन चैन ने फिर से यहाँ पर मुझे फंसा दिया। और इस बार हमारा जुनची मास्टर जैन चैन को एक जबरदस्त किक मारता पीछे की तरफ गाकर कहता है कि तुम बेवकूफ कमीने घटिया सर्वेंट कहेंगे, तुम्हारे अंदर वफादारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। उस वक्त जब थंडर ट्रेबुलेशंस गिरे थे तुम सभी लोग वहां पर से भागकर आ गए और अपने मास्टर को वहीं पर थंडर ट्रेबुलेशंस में छोड़कर आ गए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने यंग मास्टर यानी अपनी फैमिली के दामाद को भी बचाना चाहिए था। मास्टर जैन चैन उसे कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की। जैसे वो ये कहते हैं हमारा जुनची से फिर से पीटने शुरू कर देता और कहता अपनी बकवास बंद करो, तो यहाँ पर मैं तुम्हें इतना बुरी तरह से मारने वाला हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से ही मरोगे। तो ली फेंग और इसके साथ साथ मास्टर को दोनों ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि अब इन लोगों को क्या हुआ, ये लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। तो यंग मिस आगे बढ़ती है और कहती है जुनची अब बस करो, बहुत हो गया। तो यंग मिस की बात सुनने के बाद हमारा जुनची जो होता है यंग मिस के ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर किस तरह की बात की जा रही हो, क्या तुम्हें कर्मा और मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुम्हें एथिक्स के बारे में नहीं पता कि अपने हस्बैंड से किस तरह बात करनी चाहिए। यहाँ पर सभी लोगों के सामने किस तरह अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्ला रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और अब यहाँ पर अब तुम्हें सजा मिलेगी। मैं लगता है कि तुम्हारी यस को स्पैंक करना पड़ेगा। जुनची जल्दी से आगे बढ़ता है, उसकी कमर में हाथ डालता है तो वो उसे कहती है जुनची जी तुम क्या कर रहे हो सभी लोगों के सामने। ऐसा लगता है कि शायद जुनची रोमांटिक होने वाला है, लेकिन हमारा जुनची उसकी कमर में हाथ डालता है और साथ उसे अपने घुटनों के ऊपर लिटा लेता है और उसकी तशरीफ के ऊपर थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि हम दोनों को वहां पर थंडर ट्रेबुलेशंस को एक साथ फेस करना था। मैंने वहां पर थंडर ट्रेबुलेशंस में तुम्हें बचाया था, लेकिन उसके बाद देखो जरा तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरे ऊपर चिल्ला रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अपने हस्बैंड की इज्जत करनी चाहिए। कि ली फेंग और उसके साथ मास्टर गुर बाकी के सभी लोग वहां पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं ये प्लॉट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये वाला हिस्सा इसमें से काट देना चाहिए था। तो यंग मिस अभी भी उसे कह रही होती है जुनची प्लीज मुझे जाने दो, जबकि हमारा जुनची फिर से उसे मारता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर मुझे क्या कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने हस्बैंड को उसके नाम से कैसे बुला सकती हो, जल्दी से मुझे अपना स्वीट हनी कहकर पुकारो और उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो यंग मिस उसे कहती है ठीक है हनी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम्हारा जुनची से कहता है चलो ठीक है अब तुमने मेरी बात मान ली है, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हें जाने देता हूँ, उसे छोड़ देता है। लेकिन यंग मिस अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मास्टर गुयन स्काई फैक्टर ली फेंग और ये सभी लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं जुनची के साथ। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।